बीजापुर पुलिस ने आज सुबह एक बेहद दर्दनाक खबर दी है। खबर ये है कि नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आकर 18 साल के एक आदिवासी युवक की मौत तब हुई जब वो वनोपज संग्रहण करने के लिए जंगल गया हुआ था। घटना कब की? 20 अप्रैल की बताई जा रही है। जानकारी कब आ रही है? 22 अप्रैल को, यानी कि 2 दिनों बाद। आप समझ सकते हैं इस इलाके के पिछड़ेपन को। तो मुझको लगा क्यों ना, बेहद संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है, इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाए। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं बीजापुर जिला मुख्यालय से निकला, गंगालूर से होते हुए मुदवेंडी की तरफ गुजर रहा था। कावड़ गांव है, यह जो गांव है, तो यहाँ पहुँचते ही कुछ चीज़ें नज़र आई, तो मुझको लगा दर्शकों को दिखाई जाए, बताई जाए। इससे पहले वाली रिपोर्ट में मैंने दिखाया, तो मुझको लगा कि क्यों ना नक्सल स्मारक दिखाया जाए, इसके साथ और भी नक्सल स्मारक हैं उन्हें दिखाई जाए। इस तरह के नक्सल स्मारक आपने हमारे रिपोर्ट्स में बहुत देखे हैं, लेकिन अगला जो नक्सल स्मारक मैं आपको दिखाऊंगा इसी रिपोर्ट में, यकीन मानिएगा इस तरह का नक्सल स्मारक आपने नहीं देखा है। तो नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आए युवक की मौत, यहाँ के आदिवासी और इस इलाके की तस्वीर के साथ नक्सलियों के स्मारक दिखाऊंगा। मैं कावड़ गांव में हूं, जैसा कि मैंने बताया। कावड़ गांव दंतेवाड़ा बीजापुर के सरहदी इलाके में बसा हुआ गांव है। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में बसे इस गांव में पहाड़ियों की पूरी एक श्रृंखला है, जहां एशिया का सबसे ज़्यादा आयरन ऑर निकलता है। करोड़ों का आय इससे सरकार को होता है, लेकिन उसके जो असल मालिक हैं, यानी कि यहाँ के आदिवासी जो हैं, उनका हाल देख लीजिएगा कैसा है। उन्हें भी दिखा देते हैं, उनका गांव भी देख लीजिएगा। ये इस हाल का जिम्मेदार कौन है, सवाल कीजिएगा। छोटी सी बच्ची है, कुपोषित है, दिखा दीजिए दादा। बच्चों में कुपोषण का ये मामला कुछ नया नहीं है, और इन आदिवासियों की इस बुरे दिन के जिम्मेदार हमारी सरकारें हैं, और जनताना सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। दादा आ जाइए, हो गया। तो एक हैंडपम्प है यहाँ पे इस गांव में। गनीमत की यहाँ पे हैंडपम्प है, कुछ इलाकों में तो हैंडपम्प भी नहीं है, नदी नाले के पानी से पीते हैं। दीदी बात करेंगे? हाँ, क्या नाम हुआ? ज्योति। क्या करते हैं ज्योति आप? कुछ नहीं करती। कितना पढ़े हैं? नहीं पढ़ी मैं। नहीं पढ़े। हिंदी अच्छा बात कर ले रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कहीं की नहीं। कहीं के नहीं है। आसपास किसी गांव के तो होंगे। हाँ, बदे पहाड़ा। शादी हुआ यहाँ पे? हाँ। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ज्योति, ज्योति पता है आपको इधर का मुदवेंडी में एक घटना हुई है? नहीं मालूम, मैं नहीं जानती हूँ। नहीं जानते हो? अच्छा, एक ही हैंडपम्प है यहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो पानी ठीक आता है यहाँ? ठीक आता है, लेकिन खराब हुआ था। हाँ। इससे पहले हाँ। बना दिए। कितने दिनों में आए बनाने के लिए? ये देखिए हम पाया तब बना दिए। कितने दिन तक खराब था हैंडपम्प? बहुत दिन, 1 महीना जैसा था। तब कहाँ से पानी लाते थे? इसी को क्या तो रस्सी से बांध के पीते थे। अच्छा, गांव वाले जुगाड़ लगा लिए थे। हाँ। अच्छा, तो जाते हो आप महुआ वगैरह बिनने? मुआ नहीं है, खत्म हो गया। खत्म हो गया, लेकिन जाते हो महुआ बिनने, हाँ, तेंदुपत्ता तोड़ने? जाते हैं। आज मुदवेंडी में एक घटना हुई है, 20 तारीख को हुई है, 2 दिन पहले। एक लड़का ऐसे ही महुआ बिनने गया था शायद, या रस्सी, सरिया रस्सी होता है ना, क्या बोलते हैं, सियाडी रस्सी, उसके लिए जंगल गया हुआ था। वहाँ पे दादा लोग के लगाए बम में चपेट में आके उसकी मौत हो गई। पता चला आपको? नहीं मालूम, मैं नहीं जानती हूँ। ऐसी खबरें जब आती हैं तब डर लगता है जंगल जाने से। हाँ, डर लगता है, लेकिन क्या करेंगे, जाना पड़ेगा जंगल। जाना तो पड़ेगा, ज़िंदगी कैसे चलेगी। हाँ। यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है ना, कोई काम नहीं होता है यहाँ पे सरकार का। नहीं होता है। होने से जाओगे काम करने वहाँ? नहीं मालूम, गांव वाले क्या बोलेंगे, मैं नहीं जानती हूँ। गांव वाले बोलेंगे तो जाओगे। हाँ। ज्योति बताए ना नाम? हाँ। ज्योति पूरा नाम क्या लिखते हो? एमला लिखते हैं यहाँ पे पुणे। अच्छा, शादी के बाद पुणे में। हाँ। चलो, कब शादी हुई ज्योति? 1 साल हो रहा है। 1 साल हो रहा है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये ज्योति हैं, इन्हें जानकारी ही नहीं कि इनके गांव से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे एक बड़ी घटना हुई है, और इस घटना में एक आदिवासी युवक की मौत हुई है। इस पूरे इलाके में नक्सलियों की एक वक्त पे तूती बोलती थी। इस पूरे इलाके को नक्सलियों का यूनिवर्सिटी कहा जाता था। यकीन मानिएगा,
चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना का इलाका हो, जब भी कहीं बड़ा एनकाउंटर होता है तो इस इलाके से एक ना एक नक्सली ज़रूर होता है। लेकिन अब धीरे धीरे इस इलाके में सुरक्षा बलों का कैंप स्थापित किया जा रहा है और सुरक्षा बल के कैंप स्थापित करने के साथ इसी तरह की सड़कें बनाई जा रही हैं और लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की सरकार कोशिश कर रही है। मैं नक्सल स्मारक का जिक्र कर रहा था। इस तरह का नक्सल स्मारक मैंने पिछली बार कोरचोली में देखा था। कोरचोली एनकाउंटर जब मैं कवर करने गया था, जिसमें 13 माओवादियों की मौत हो गई थी। बहुत जल्दी में था तो मैं दिखा नहीं पाया। हालांकि इस तरह के जो स्मारक हैं, मृतक स्तंभ जो हैं, ये आदिवासी परंपरा और यहाँ की संस्कृति में निहित है। जब आप अंदरूनी इलाकों में जाएंगे तो इस तरह के स्मारक आपको आदिवासियों के नज़र आएंगे, लेकिन माओवादियों का इस तरह का स्मारक पहली बार देखने को मिल रहा है। और ये सारे के सारे जो स्मारक हैं ये मारे गए माओवादियों के ही हैं। कब कब मारे गए, किन कारणों से मारे गए, उसका भी जिक्र है। मसलन ये देखिए, कॉमरेड सनकू मिलिशिया पीएलजीए डिप्टी कमांडर था। मजी गगोल गुंडालोर पोरों हमला लोपा जीवा विडसोर सन 2006 में पुलिस की गोलीबारी में पीएलजीए का डिप्टी कमांडर सनकू की मौत हुई थी। उसकी याद में, उसके सम्मान में बनाया गया स्मारक है। ऐसे ही अलग अलग ये जो स्मारक बनाए गए हैं और उसमें जिक्र किया गया है कि किस तरह से उनके ये साथी मारे गए हैं। यहाँ पे एक कोई DAKMS अध्यक्ष मंजी, जिनकी उल्टी दस्त से बीमारी की वजह से मौत हो गई 12/9/2019 को। अब बताइए, उल्टी दस्त से इनकी मौत हो रही है। अगर इस इलाके में हॉस्पिटल होता, समय पे इलाज मिलता, तो शायद DAKMS की जो अध्यक्ष हैं मंजी, इनकी ज़िंदगी बच सकती थी। मगर माओवाद संगठन द्वारा लंबे समय से इस इलाके में सड़कें नहीं बनाने दी जाती रहीं। सड़कों का निर्माण कार्य चलता है तो उसमें अलग अलग बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, जिसकी वजह से बिन सड़क के किसी भी क्षेत्र की विकास की कल्पना करना भी बेमानी सा है। लेकिन नक्सल संगठन द्वारा ये कहा जाता है कि भैया आप स्कूल ले आइए, अस्पताल ले आइएगा, लेकिन लंबी चौड़ी सड़कें मत लाइएगा। नक्सल संगठन का ये दलील है कि इस तरह की सड़कें बनाकर इस इलाके की जो खनिज संपदा है उसका दोहन करेगी सरकार और इन आदिवासियों के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। हमारे साथ रंजन दास जी हैं। पिछले रिपोर्ट में भी रंजन दादा के साथ हम लंबी चर्चा किए थे, कोरचोली जब जा रहे थे। इस तरह के सफ़र में अक्सर मेरे साथ होते हैं। मुदवेंडी पहुंचना है, अपने घटनास्थल पहुंचना है, तो हम बहुत छोटी सी चर्चा करेंगे। दादा, इस तरह का नक्सल स्मारक आपने देखे हैं? जी, मृत इसे तो फिलहाल मैं कहूँगा कि बस्तर में से मृतक स्तंभ कहा जाता है और ईशापुर की कब्रगाहें भी माटवाड़ा में आपने देखी होगी। ये आदिवासी सभ्यता का एक प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति की उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके स्मृति में एक मृतक स्तंभ, एक पत्थर, एक चट्टान को गाड़ दिया जाता है। नक्सलियों की बात करें तो वो भी इस इलाके से ही आते हैं, बस्तर से, और उनमें से जो जिन्हें हम कामरेड्स बोलते हैं, तो जो लड़ाके होते, लाल लड़ाके कहा जाता है तो वो आदिवासी। हैं। तो इनका जन्म संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार, इंसान अपनी संस्कृति से कभी दूर नहीं हो सकता है। भले वो किस दिशा में है, किस मिशन पे है, वो अलग मैटर है। ये स्मारक की बात करें तो कोरचोली में मैं पहली मर्तबा जब आपने देखा था उस नेंड्रा मुठभेड़ के दौरान, तब पहली बार मैंने भी देखा था, क्योंकि इससे पहले आमतौर पर आम आम हमको इस तरह के स्मारक नजर हाँ आते हैं। हाँ, ये लाल लाल स्मारक स्मारक जी। हमें जहाँ दिखा कि हाँ, दूर से लग जाता था कि हाँ ये अंदर दिखे, मतलब नक्सलियों के स्मारक। लेकिन मृतक स्तंभ ये आम तो दूर से देखेंगे तो मृतक स्तंभ, लेकिन जब इस पे, इसकी शिलाओं पे जो लिखा गया है, जो लेखन किया गया है, जिसमें कामरेड्स का जिक्र है, और ख़ास बात उसमें उसकी मृत्यु की वजह और दिन तारीख भी बताते हुए शहीद भी बताया गया है, तो इसे एक तरह से नक्सलियों का ही स्मारक कहा जाएगा। लेकिन अगर संस्कृति की बात करें तो ये मृतक स्तंभ है सीधी तौर पे, और ये आदिवासी संस्कृति जो बस्तर की वर्षों पुरानी, सदियों पुरानी रची बसी संस्कृति है, ये उसी का ही परिचायक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब उस घटना का भी जिक्र कर लेते हैं। सरकार, जो लोकतांत्रिक सरकार है, अभी कुछ देर पहले मैं पिछली रिपोर्ट में बात कर रहा था तो ग्रामीण बता रहे थे कि पुलिस के लोग भी मारपीट करते हैं। पुलिस की गोलीबारी में कई बार आम लोग मारे जा चुके हैं। नक्सली जनताना सरकार कहती है खुद को, जनता की हित की बात करती है। और आज हम जो एक खबर कवर करने जा रहे हैं, जो बेहद दर्दनाक खबर है, जिसे सुनकर ही मन विचलित हो गया, और विचलित मन से ही हम ये रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं।
जब ऐसी खबरें हम कवर करने जाते हैं तब क्या बीतता है? तब वो कौन से सवाल हैं जो आपको झकझोर देते हैं? मैं बहुत समय से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, आपकी लड़ाई व्यवस्था से है, डेमोक्रेसी से है। आप बोलते हैं कि जनता का शोषण होता है, नक्सलवादी से ये नक्सलवाद जन्मा था, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में बोलूँ, और विचारधारा जो लेनिन तमाम विचार मार्क्सवाद विचारधारा है जो तमाम है, ठीक है, इन सबको एक जगह आप रख दीजिए। लेकिन वास्तव में आप उस 2 दशक 3 दशक पीछे चाहिए जब बस्तर में नक्सलवाद जन्मा। ठीक है, नक्सलवाद जन्मने के बाद यहाँ जो परिवर्तन हुए, क्या फोर्स के कैंप पहले थे बस्तर में? नहीं थे। युद्धग्रस्त इलाके जो बन गया बस्तर, एक युद्धग्रस्त इलाका बन गया, एक खंदक जैसे हालात बन गए। उस खंदक के अंदर जो रहने वाले आदिवासी है, उनका जीवन किस तरह से दुभर हो गया, नारकीय हो गया है। कितना कष्टप्रद हो गया। आप खुद समझिए कि कोई आदमी बाजार के लिए निकलता है तो उसे डर रहता है कि कहीं वो आइडेंटिफाई ना हो जाए कल। अब यहाँ ना वो उसका फोर्स का डर रहता है। दूसरी बात, जंगल में मैं सलवा जुड़म की ही बात कर रहा था। क्या सलवा जुड़म से वास्तव में कोई हमें फ़ायदा हुआ? आप सोचिए, एक घर में भाई और भाई के बीच लड़ाई हुई, तलवारें खींची भाई और भाई के बीच, एक ही समुदाय के बीच ही तलवारें खींची, बंदूक तने, बंदूक तो भाई तने, भाई ने भाई। हत्याएं हुई, कितनी हत्याएं हुई, कितने सारे रेप के केसेस भी उस दौरान आए। हत्या तो ऐसी कांड से कि गोली मार के उन्हें दफना भी दिए गए। पोंजेर कांड भी एक चर्चित हुआ। तो फायदा क्या हुआ? मैं इन सवाल दोनों व्यवस्थाओं से कर रहा हूँ। और आज जो हालात बन रहे हैं, आज तेजी से जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, भले नक्सली है, मारे जाते हैं, लेकिन वो मारे जाने वाले लोग कौन है? असल में है तो आदिवासी। मर कौन रहा है? आदिवासी। तो ये लड़ाई किस दिशा में जा रही है? क्या वास्तव में बंदूक की नली से शांति का रास्ता निकलता है? अगर निकलता तो शायद अब तक शांति आ जाती। 40 सालों से अगर चल रहा शांति होती तो लगभग सभी लोग बंदूक उठा लेते, लेकिन कभी ये नहीं निकलेगा। और जो ये एक बात सही है, मैं किसी के विषय में डायरेक्ट टिप्पणी नहीं करूंगा कि आप अगर बंदूक के बूते आप सत्ता हथियाओगे तो सत्ता चलाने वाला तो आगे चल के बंदूक से ही सत्ता चलाएगा ना। तो व्यवस्था फिर वापस उसी दिशा में वहीं आके रुक जाएगी जहां हम खड़े थे। तो बस्तर के परिप्रेक्ष्य में जो मुदवेंडी की जो घटना है उस पर मैं जा रहा हूँ। मुदवेंडी की घटना में गड़िया क्या है, एक सामान्य से 18 वर्षीय युवक था। अपनी रोज़मर्रा, शायद उसने, मुझे जहाँ तक लगता है, स्कूली शिक्षा वगैरह भी पूरी, नौकरी की कोई आस नहीं, वो अपनी रची बसी संस्कृति, अपनी जीवन शैली का ये हिस्सा आदिवासी का, उसी के तहत अभी महुआ का सीज़न ख़त्म हुआ, चार का सीज़न, जैसे गांव वाले बताए थे आपकी रिपोर्ट में, उससे बात करते, सिहाड़ी का वो पत्ता लेने गया था, रस्सी निकालने गया था। ये हमारी दिनचर्या में आते, पत्ते से इनका दोना वगैरह जो भी बनता, रस्सी बनती है उसके सिहाड़ी के से, तो उसी काम से गया था। लेकिन प्रेशर आईडी आपने लगाया किसके थे? सुरक्षा बल के जवानों। सुरक्षा बल के। लेकिन वो कौन है? वो भी हमारे देश के ही लोग हैं, आप ही के बीच में से है। भाई, सुरक्षा बलों में भी तो आदिवासी है। हर कोई आप बोलते तो उनमें भी आदिवासी हो सकता है। वो शख्स आपका कोई बेटा बहन दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। एक मानवीय रिश्ते की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मानवीय सगे संबंधी नहीं, मानवीय रिश्ते। तो गड़िया की इसमें क्या थी भूमिका? गड़िया की कोई भूमिका नहीं थी। ना वो सुरक्षा बल का जवान था, ना वो नक्सली था। बेचारा एक बेजुबान जो जानवर कभी कभार ऐसे हादसे हुए उनकी तरह वो भी चला गया, अपनी ज़िंदगी खो दिया। उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। हो सकता हो अपने माँ बाप का सहारा, इकलौता सहारा रहा होगा। तो इस पर वास्तव में नक्सलियों को भी जवाब देने की ज़रूरत है। मैं उनसे सीधा सवाल करता हूँ, क्या गड़िया की मौत के लिए आप अपने को जिम्मेदार मानते हैं? अगर इतना साहस है तो आप प्रेस नोट जारी कीजिए। बिल्कुल, प्रेस नोट जारी करने के साथ आप हर जुर्म की एक सज़ा देते हैं। आपकी सज़ा केवल और केवल मौत है। तो आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, और जो जिम्मेदार है उसे आप सज़ा दीजिए और ये बताइए कि आप न्यायप्रिय हैं। इसमें मैं ये बोलता हूँ, आप जनताना कानून की बात करते हैं, ठीक है, मैं आपके इस पे कटाक्ष नहीं करूँगा आपकी बात से, लेकिन आप ज़रा सोचिए कि मैं नक्सलियों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर इस हादसे में उसकी मौत जब हो गई है, क्या परिवार की जिम्मेदारी, उसके भरण पोषण के लिए आगे आप क्या कदम उठाएंगे? आज तक तो हमने ये नहीं देखा है। कभी नहीं देखे। भले मेरे इस बोलने से कड़वाहट जरूर नजर आ रही होगी नहीं, उनको, बिल्कुल बहुत तीखे लेकिन ये सवाल हैं और सवाल है। बिल्कुल वाजिब सवाल हैं बतौर ये। पत्रकार, बतौर उन आदिवासियों के पक्ष में जिम्मेदार सवाल है। नागरिक, पत्रकार होना छोड़ दीजिएगा, हम उनके पक्ष में बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, वो अलग मसला है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सवाल बिल्कुल वाजिब मैं सवाल है। आदिवासियों के लिए सवाल कर रहा हूँ। मैं आदिवासियों के लिए सवाल कर रहा हूँ, जिन जिन आदिवासियों आदिवासियों के लिए बंदूकें उठी है, लेकिन आपकी इन बंदूकें उठने के बाद आपके इस हिंसा के तौर तरीके की वजह से एक आदिवासी की जान तो गई ना। तो मेरा सवाल तो ये है उनसे। और ऐसे आदिवासियों की ज़िंदगी हर रोज़ ख़त्म हो रही है। ऐसी निर्दोष कहानियाँ हर रोज़ ख़त्म हो रही हैं, जिन्हें बताने दिखाने की छोटी सी कोशिश हमारी रहती है।
और इसी कोशिश के तहत मैं मुदवंडी की तरफ निकला हूँ और इस जगह मुझको ये नक्सल स्मारक नज़र आया तो सोचा ये भी दिखा दूँ, ये खूबसूरत सा गांव भी दिखा दूं और इस गंभीरतम मसले पे चर्चा की जाए और साथ ही गड़िया जो कि वो आदिवासी युवक था जिसकी प्रेशर आईडी की चपेट में आने की वजह से उसके शरीर के चितड़े उड़ गए, उसकी दर्दनाक मौत हो गई, तो इस मौत के ज़िम्मेदार लोगों से भी सवाल की जाए और जवाब की उम्मीद के साथ मैं अपनी इस रिपोर्ट को इसी जगह विराम देता हूँ। आपसे होगी मेरी अगली रिपोर्ट में मुलाकात। मगर आपको लगता है कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, निर्दोष आदिवासियों की मौत के ज़िम्मेदारों से सीधे सवाल होने चाहिए, तो आप हमारे इस रिपोर्ट को साझा ज़रूर कीजिएगा, बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हौसला बढ़ेगा, जब हौसला बढ़ेगा तो इस तरह के रिपोर्ट्स आप तक, ज़मीनी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचते रहेंगे।